in the context of promoting Indian languages. Dr. Jyoti, please आप आइए और अपना वक्तव्य हमारे सामने रखिए। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। कुलपति महोदय जी को भी मेरा सादर प्रणाम। यह अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा विषय है भाषाओं के संवर्धन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि भाषाओं का संरक्षण व संवर्धन क्यों आवश्यक है। भाषा तो मात्र विचार विनिमय का साधन है ना, और मात्र विचारों का आदान प्रदान ही यदि करना है तो किसी भी भाषा को आधार बनाया जा सकता है। इसके लिए अनेकों भाषाओं के संरक्षण व संवर्धन की आवश्यकता क्या है। हम जानते हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है। भारत की इन भाषाओं का विकास धीरे धीरे हजारों वर्षों में हुआ है, और इन हजारों वर्षों में हमारी हजारों वर्षों की संस्कृति, हमारे हजारों वर्षों का समाज, कला, हमारे हजारों वर्षों का गूढ़ ज्ञान, हमारी सांस्कृतिक संपदा निहित है। क्या हमें अपनी संस्कृति, अपने गूढ़ ज्ञान को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? क्या इन भाषाओं का संरक्षण करना, इनका संवर्धन करना हमारी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? यदि नहीं, तो संपूर्ण विश्व में हमारी पहचान ही क्या रह जाएगी। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 22वें अध्याय के 4th अनुच्छेद में भाषाओं के संरक्षण व संवर्धन का विषय उठाया गया है। वस्तुतः देखा जाए तो भाषा का एक अपना स्वरूप होता है, एक अपना बेहद सुंदर स्वरूप होता है। उसमें एक अभिनव चिंतन होता है, एक गूढ़ चिंतन होता है। वास्तव में कहना तो ये चाहिए कि प्रत्येक भाषा में शोध उसके अंदर ही निहित होता है। हम बचपन से ही भाषा पर चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं, और ये बहुत स्वाभाविक भी है। भाषा आपको निरंतर विचार करने हेतु प्रेरित करती है, बल्कि ये नहीं कहना चाहिए कि प्रेरित, अभी तो यह कहना चाहिए कि वो आपको बाध्य कर देती है, आपको मजबूर कर देती है। शोध परक चिंतन आपको परेशान कर देता है और आपको शांति से नहीं बैठने देता। वो प्रश्न जो आपके मन में बार बार उठता है। एक शब्द लेते हैं जैसे हृदय। हृदय में हम देखें तो हृदय 3 वर्ण है, हृदय। तो ह्री का मतलब क्या है? हरति, हरण कर लेता है, ले लेता है। ददाती, देता है, और याति, संचरण करता है। तो हृदय का कार्य क्या है? हृदय क्या करता है? वह रक्त को लेता है, देता है और संचरण करवाता है संपूर्ण शरीर में। तो यदि भाषा को इस प्रकार पढ़ाया जाए, यदि हमारी जो हम अपनी मातृभाषा में यदि पढ़ें, तो व्यक्ति की समझ कितनी शोधपरक हो जाएगी। वो प्रत्येक शब्द पर चिंतन करेगा। और यदि देखा जाए तो संस्कृत भाषा के तो प्रत्येक शब्द में शोध छिपा हुआ है। जैसे एक शब्द खगः, खग से तात्पर्य यदि समझा जाए तो खग से तात्पर्य व्यक्ति समझता है मात्र पक्षी। खग शब्द कहा और खग को सुनते ही मन में आया पक्षी, लेकिन वो पक्षी शब्द कैसे निकला, कैसे बना, वो अर्थ कैसे आया? तो ख का मतलब होता है आकाश। तो खे गच्छति, ख अर्थात आकाश में गमन करने वाला, आकाश में जाने वाला, वह खग कहलाता है। तो ठीक है, अब बच्चे में स्वाभाविक, जब आप इस तरीके से बतलाएंगे तो बच्चे में स्वाभाविक प्रश्न उठेगा, अरे तो आकाश में जो भी जाता है क्या वह सभी खग कहलाते हैं? तो हाँ, तो बादल भी खग हुआ। जी बिल्कुल। हवाई जहाज भी खग हुआ। बिल्कुल। तो इस प्रकार का धीरे धीरे बचपन से ही वो शोध प्रारंभ हो जाता है। यदि हम मातृभाषा में पठन पाठन प्रारंभ कर दें तो सोचिए कि बच्चे में वो शोध बिल्कुल बचपन से ही प्रारंभ हो जाएगा। भाषा ही वह प्रथम सोपान है जो हमें शोध तक ले जाता है। इसलिए मातृभाषा में पठन पाठन अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 4th अध्याय के 11वें अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मातृभाषा में छात्र अधिक तेजी से समझता है। मातृभाषा में एक अपनत्व का भाव है। जैसे ही वह उसको सुनता है तो उसमें वह सिद्धांतों को यथाशीघ्र समझ जाता है। उसके अंदर मातृभाषा के प्रति आत्मसम्मान बढ़ता है। एक सकारात्मक दृष्टि का विकास होता है। किसके प्रति? अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी भाषा के प्रति। वस्तुतः शोध के लिए जब शोध करना चाहते हैं तो एक मूल विचार हमारे अंदर उतरता है।
विचार हमारे अंदर जब उतरता है तो किस भाषा में उतरता है? वह सर्वदा मातृभाषा में उतरता है। जो मूल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सृजनात्मक कलात्मक शक्ति का के विकास का आधार है, नई नई सोच का आधार है मातृभाषा। वस्तुतः उधार ली हुई भाषा के आधार पर मौलिक चिंतन संभव नहीं है। भाषा की नीति सर्वदा सामान्य जन के आधार पर होनी चाहिए, अपवाद के आधार पर नहीं। सभी, हमारा यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? सभी भाषाएं अपने आप में सशक्त हैं। कोई भी भाषा किसी दूसरी भाषा से कमतर नहीं आंकी जा सकती, लेकिन मातृभाषा का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसी विषय के मूल सिद्धांत को व्यक्ति अपनी मातृभाषा में बहुत जल्दी समझ जाता है, अनुवाद तो फिर भी बाद में किया जा सकता है। आज आप उदाहरण ले लें पत्रकारिता का। ऐसे समाचार पत्र अथवा ऐसी वाहिनी से तात्पर्य है चैनल, जो मात्र एक ही भाषा का प्रयोग करते हों। आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि एक भी समाचार पत्र अथवा एक भी वाहिनी ऐसी नहीं होगी जो एक ही भाषा को आधार बनाकर चल रहा हो। उसमें लिखित व मौखिक रूप से अनेक आंग्ल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक मुख्य वार्ता, एक हेडलाइन बोल रही हूँ किसी समाचार वाहिनी की। रूस अगले हफ्ते से वैक्सीन स्पुतनिक 5 को लेकर शुरू करेगा स्टडी। हिंदी, ये हिंदी न्यूज है, ये हिंदी समाचार है। दूसरा, उत्तराखंड में एक दिन में आए 411 केस, 16,000 सैंपल्स की रिपोर्ट अब भी पेंडिंग। तो ये भाषा है। आपने देखा होगा समाचार पत्रों व वाहिनियों में लिखित रूप में भी अनेक त्रुटियां, अनेक गलतियां होती हैं, वर्तनी दोष होते हैं। किस कारण? अनवधानता के कारण। एक स्वभाव सा बन गया है समाज में खिचड़ी भाषा का, जिसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बड़े स्वाभाविक रूप से वो निकलती जा रही है। लेकिन क्या शोध ऐसे होता है? शोध के लिए तो सर्वदा सचेत, सतर्क, जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है। आप किस भाषा के किस शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में कर रहे हैं, वस्तुतः शोध हेतु शुद्ध भाषा का प्रयोग ही किया जाता है। भाषा का शुद्धतम प्रयोग शोध हेतु प्रथम सोपान है। हम स्वयं ही हिंदी या आंग्ल या बंगाली या पंजाबी भाषा बोलते हैं, तो क्या उस भाषा में अन्य भाषा की उधार ली हुई शब्दावली का प्रयोग नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। आज आप दिन भर में प्रयास कीजिएगा एक ही भाषा में बातचीत करने का, देखते हैं कितनी देर तक यह प्रयास सफल रहेगा। शिक्षा नीति में है साफ साफ लिखा हुआ है कि विगत 50 वर्षों में हम 220 भाषाएं खो चुके हैं। आदिवासी, शास्त्रीय व लुप्तप्राय भाषाओं में निहित अनेक चिकित्सकीय ज्ञान हमसे दूर होता जा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनेक भारतीय भाषाओं के नवीन शब्दकोशों के निर्माण, पांडुलिपियों के प्रकाशन का विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उठाया गया है। इसी संदर्भ में अनुवाद व व्याख्या संस्थानों की भी स्थापना का विषय उठाया गया है, जिससे लिखित व मौखिक ज्ञान को सर्वसाधारण तक पहुंचाया जा सके। अंत में मैं यही बतलाना चाहूंगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 22वें अध्याय के 20वें अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारतीय भाषाओं में प्रवीणता को रोजगार के अर्हता के मानदंडों के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ भाषा के प्रति आपका प्रेम देखकर, और किस पैशनेट तरीके से, सॉरी मैं फिर से खिचड़ी भाषा बोलूंगी क्योंकि मेरी उतनी शुद्ध नहीं है हिंदी, तो बट किस पैशनेट तरीके से आपने अपना टॉक डिलीवर किया, दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव। आपने बेसिकली मातृभाषा की महत्वता को उजागर किया है हम सबके सामने, मुख्य बिंदु तरीके से आप वो लेकर आई हैं, कैसे मातृभाषा शोध में और मूल विचार के लिए एक प्रथम सोपान है, हाउ इट इज द बेसिस फॉर आवर थॉट प्रोसेस एंड फॉर रिसर्च, फॉर the first thing that comes naturally to us is in our language, and why it should be given importance in national education policy. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज मैं इस वेबिनार को
we bring to a close this webinar, and I would like to propose a formal vote of thanks. Before that, I would ask our VC sir if he has anything to say, or Meenakshi. Yes, sir. We started with Vandana, Sakshi, and Shirisha, Firmi, and yes, sir. All of them, they presented the national education policy from different perspectives. Right, sir. Started with Vandana on a serious note, and it is good that you kept Jyoti's talk in the end. He made it show so much of fun. Right? It was very, very good. But having said that, I think this kind of creating awareness about the national education policy is very, very important. I would like to thank all the 5 young faculty who have studied the NEP and then came and presented in very simple language. And this is what we need to do, because as academicians, we understand the importance of NEP. But then there are lakhs and lakhs of stakeholders. They may not have the opportunity to read the NEP and understand. And like you, who should present the NEP in simple words and make it available to the rest of the country. And this is only the beginning. Today, we have 5 faculty members, 1 from international studies, 1 from social studies, 2 from social studies, and then from languages and management. Next week, we will have another 5 faculty who are from science and engineering background, and they will provide a different perspective. We'll continue these webinars, and my one more suggestion and request to all of you is you should also start writing these good ideas in social media and also in the regular media. You will be surprised to know that in the last 10 days or so, from JNU alone, we have published more than a dozen articles in top media outlets. So let us continue this process, and let us make sure that the rest of the stakeholders understand the NEP clearly, the benefits of NEP and how it will transform the education. So with those comments, let me also thank Meenakshi for conducting this program so wonderfully. She is like a monitor, she made sure that everybody completed their lectures within the time. Thank you, Meenakshi, for conducting it so well. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you for your encouraging words. And if I formally propose a word of thanks, I think you are the motivation and guiding light behind this webinar, this platform. Thank you for this idea, your dynamism, your influence, which is always a force to reckon with. And thank you to your entire administrative team for bringing to fore this opportunity for all of us. And you have very rightly pointed out that we had a very diverse, panel of speakers today from the different schools, and the best part is, the highlight is that they were the young faculty of JNU, who have just joined us. So I also express my sincere gratitude to all the speakers, the 5 young bright women with their powerful thought process and their presentation. Many thanks to you, Dr. Vandana, Sakshi, Viragini, Firmi, and Jyoti. Thank you so much. I also gratefully acknowledge the diligent assistance that provided to us by Dr. Saurabh Sharma, Assistant Professor in SIS, for his coordination and his help in putting together this webinar. Saurabh, you were very prompt with all your communication, and thank you so much for that. Lastly, and most importantly, on behalf of the organizers as well as the presenters, I thank you all for joining us here today. You have a good evening and stay safe. Good night, all of you. Thank you, sir.